हेलो हेलो। चैप्टर आज नया स्टार्ट होगा। ठीक है, वो हो गया था आपका। अरे हम कुछ दिखा रहे हैं आपको। देखो ये वाला चैप्टर किया था अभी, तो इसमें ये टेबल वेबल बनी है। तो ये क्लास 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ाएंगे हम आपको। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दोबारा आ जाएगा। तो इसको परेशान मत होइएगा कि छूटा है कुछ भी। आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री अलग चैप्टर है, आपको ये क्लास 12th में पूरा पढ़ाएंगे आपको। ठीक है ना। फिलहाल हमने जहां तक इसमें कराना था करा दिया है। हाँ, ये चैप्टर आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा ये बता दीजिए। हाँ, थोड़ा बहुत पढ़ के आए, थोड़ा बहुत। मतलब ठीक से नहीं पढ़ा है। हाँ, ठीक से नहीं पढ़ा है। ऐसा भी है कि बिल्कुल नहीं पढ़ा है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, ये आपको बता देते हैं। इस चैप्टर के इस बार नीट में 3 क्वेश्चन आए थे। हाँ, 3 क्वेश्चन इस बार 24 के पेपर में 3 क्वेश्चन आए थे, बता दें आपको। और ये तीनों क्वेश्चन एक ही टॉपिक के थे। हाँ, एक ही टॉपिक। इसमें अलग अलग टॉपिक्स आएंगे और सारे क्वेश्चन एक ही टॉपिक से अलग अलग पूछा था। एक सवाल ग्राफ का था, ग्राफ वाला। ग्राफ आपको बताएंगे आगे चल के। ग्राफ था, ग्राफ बनाया था, पूछा था कौन सा ग्राफ सही है। और ग्राफ के अलावा और भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं अलग अलग तरह के। मतलब चैप्टर जहां खत्म होता है वहां से सवाल पूछा था। अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो ये बता दे कहां से सवाल आया था। इसमें लास्ट में सुनेंगे आप एक चीज, एक नाम सुनेंगे आप लोग, एक्टिवेशन एनर्जी। नहीं सुना? एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। आपने सुना नहीं होगा शायद, काफी लोग शायद सुने ही नहीं होंगे। ये चैप्टर में हो, मतलब लास्ट में आता है, लास्ट में चैप्टर जब खत्म होता है उसी से सारे सवाल आए थे, तीनों सवाल। हाँ, अर्हेनियस इक्वेशन, एक्टिवेशन एनर्जी, वहीं से सारे सवाल बनाए गए थे। चलिए छोड़िए वो सब बात बाद में। तो ध्यान रखिए,
पेपर में कम से कम 2 सवाल 3 सवाल, जैसे इस बार 3 सवाल था, 2 या 3 आ जाते हैं कई बार, इस बार 3 क्वेश्चन आए थे। चैप्टर को आपको अच्छे से तैयार करना है। इसमें फॉर्मूले आएंगे, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, हर तरह के सवाल आते हैं आपके। और जैसा आपने कहा कि काफी लोगों ने ठीक से पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा भी होगा शायद ठीक से नहीं पढ़ा होगा, हो सकता है। अब सवाल है कि यार इस चैप्टर में पढ़ना क्या है, ये आपको पता होना चाहिए ना, इसमें है क्या, इस चैप्टर में है क्या चीज। पहले तो यही आपको जानना जरूरी है कि इसके अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा। अलग अलग टॉपिक से ध्यान दीजिएगा और बस जितना एनसीईआरटी में है उसको अच्छे से तैयार कीजिए, क्लास में जितना पढ़ाया जाए उसको तैयार कीजिए, सवाल आपका सही होगा। क्लास में जितना समझाया जाए उसको ठीक से समझिए। पेपर आपको बताते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, थ्योरी भी आती है, दोनों आते हैं। तो इस बार 3 सवाल आए थे, 3 क्वेश्चन, उसमें एक न्यूमेरिकल था और एक ग्राफ था और एक थ्योरी था। तो चलिए, आपने पढ़ा नहीं, हम मानते हैं कि आपने नहीं पढ़ा है और यही सोच के पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। अब सवाल है कि इस चैप्टर में है क्या, ये चैप्टर है कि इसके अंदर पढ़ाया क्या जाएगा, तो वो समझते हैं हम लोग। देखो, इस चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गति। वैसे ये नाम कुछ लोग जानते होंगे, फिजिक्स में सुनने को मिलता है ना, काइने मिलता जुलता, काइनेमेटिक सुनते हैं ना आप लोग, तो शायद इसी वजह से कुछ नाम सब पढ़ा है। असल में नाम क्यों रखा गया वो बता देते हैं आपको। इस चैप्टर के अंदर रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाता है, अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ाया जाता है। असल में आप लोग जानते हैं रिएक्शन कई तरह की होती है, कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत फास्ट, कुछ बहुत स्लो होती है, बहुत धीमी होती है, और कुछ बीच वाली होती है, मध्यम कहते हैं उसको, इंग्लिश में मॉडरेट कहते हैं, मध्यम वाली होती है। जैसे मान लीजिए, आप सभी जानते हैं अलग अलग गाड़ी की स्पीड अलग अलग होती है, कार की स्पीड अलग होती है, मोटरसाइकिल की स्पीड अलग होती है, साइकिल की स्पीड अलग होती है, और अगर आप पैदल चलते हैं तो आपकी स्पीड अलग होगी। एक चीज बता दीजिए, गाड़ियों की स्पीड फिक्स होती है कि बदलती रहती है? बोलिए, बदलती रहती है। खाली जगह पे चलेगी तो स्पीड ज्यादा होगी, भीड़ भाड़ वाली जगह पे चलेगी स्पीड धीमी होगी। स्पीड यानी घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, बदलती रहती है। अब मेन टॉपिक की बात करते हैं। इस चैप्टर में बता दें आपको, रिएक्शन के बारे में पढ़ाया जाएगा, रिएक्शन की गति के बारे में पढ़ाया जाएगा, रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ाया जाएगा। अच्छा, ये बताइए, किसी रिएक्शन की स्पीड, गति फिक्स होती है, रिएक्शन की पूछ रहा हूं, या स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, बदल सकते हैं? जल्दी बताइए। बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। पूरे चैप्टर में बेटा यही पढ़ाया जाएगा। आपने उत्प्रेरक का नाम सुना, कैटलिस्ट का सुना होगा ना, रिएक्शन की गति को बढ़ाता है, सुना होगा आपने। पूरे चैप्टर में इसके अलावा कुछ है ही नहीं। रिएक्शन के बारे में, रिएक्शन की गति के बारे में, रिएक्शन की स्पीड के बारे में पढ़ाया जाएगा। ये पढ़ाया जाएगा कि किसी रिएक्शन की गति को किस प्रकार चेंज किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, बदला जाता है, यही सब पढ़ाया जाएगा। पूरा चैप्टर यही चलेगा लास्ट तक, और कुछ पढ़ना ही नहीं है आपको इसमें। चलिए, थोड़ा सा थ्योरी लिखेंगे हम, आखिर इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है। हेडिंग पहले आप लोग लिख लीजिए, क्या क्या पढ़ाया जाएगा आपको। इसमें स्टडी किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा, किसका अध्ययन किया जाएगा बताइए? बोलिए, स्पीड ऑफ ए रिएक्शन। हालांकि इस चैप्टर में स्पीड को स्पीड नहीं बल्कि रेट बोलना है आपको। स्पीड को स्पीड नहीं, क्या बोलना है? रेट, रेट बोलना है, रेट कहते हैं। रेट को जानते हो ना, हिंदी में क्या बोलते हैं? दर। स्पीड के बारे में, मतलब स्पीड को स्पीड मत बोलिए, रेट बोलिए, रेट बोलिए, दर कहते हैं जिसको।
सीधी बात कहिए, रिएक्शन की गति के बारे में पढ़ाया जाएगा और कुछ नहीं। और आपको बता देते हैं, मैंने पहली लाइन लिखी है ना, ये पहली लाइन लिखी है आज क्लास की पहली लाइन, ये वाली। चैप्टर खत्म होगा तो इसी नाम से खत्म होगा, जिस लाइन से शुरू होगा इसी नाम से खत्म होगा। यानी इस चैप्टर में इसके अलावा कोई बात होगी नहीं, केवल किसकी बात होगी बताइए? स्पीड की बात होगी, रिएक्शन की गति की बात होगी। गति को हम लोग स्पीड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रेट, रेट बोलेंगे। ये नया नाम आपके लिए होगा, बट उसको स्पीड, गति, वेलोसिटी कहो यार, वेलोसिटी सुना ना फिजिक्स में, वेलोसिटी कहो, स्पीड कहो, रेट कहो। यानी रिएक्शन के रेट की बात होगी, रिएक्शन की स्पीड की बात होगी, रिएक्शन की गति की बात होगी। गति का मतलब रिएक्शन धीमी होती है, तेज होती है, यही सब पढ़ाया जाएगा आपको। अब आप ये बताइए, किसी रिएक्शन की स्पीड जैसा आपने बताया फिक्स होती है कि बदल सकते हैं? बदल सकते हैं, बदल सकते हैं। अब नीचे अगली लाइन लिखिए। लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड कंट्रोल बाय या चेंज बाय, यानी चेंज कर सकते हैं, स्पीड को कैसे परिवर्तित कर सकते हैं? चलिए फटाफट बताइए, कौन कौन सी चीजें होती हैं जो स्पीड के द्वारा स्पीड को बदलने के काम में आ सकती है? कौन कौन सी चीजों से स्पीड को चेंज कर सकते हैं? हाँ, टेम्परेचर बाद में लिखिए, पहले छोटी सी लिखिए। किसी रिएक्शन की गति को इन सब के द्वारा बदल सकते हैं। और आप समझिए, पूरा चैप्टर इतना है ही है कि आखिरी टॉपिक होगा। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, जब चैप्टर खत्म होगा तो देखिएगा कैटलिस्ट, उत्प्रेरक का नाम सुना होगा आपने। तो ऐसे कैटलिस्ट का काम सुनते हैं ना, रिएक्शन की गति को बढ़ाता है, सुना होगा आपने। ये बताया जाएगा कैसे बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, सब बताया जाएगा आपको। आखिरी हेडिंग यहीं पे खत्म हो जाएगी। तो ये तो पता चल गया, रिएक्शन की गति को किस प्रकार चेंज कर सकते हैं, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। कंसंट्रेशन के द्वारा, प्रेशर के द्वारा, टेम्परेचर के द्वारा और कैटलिस्ट के द्वारा बदल सकते हैं। कंट्रोल का मतलब चेंज करना कह सकते हैं, बदलना कह सकते हैं, यानी रिएक्शन की गति को इन सब के द्वारा बदल सकते हैं। और याद रखिए, रिएक्शन की गति हमेशा बढ़ाया नहीं जाता, कभी कभी घटाया भी जाता है। आप घटा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। तो चलिए, इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक जनरली लिखते हैं हम लोग रिएक्शन के बारे में। चलिए हेडिंग ए, टाइप ऑफ रिएक्शन, कितने प्रकार की रिएक्शंस होती हैं? स्टार्ट कीजिए। टाइप ऑफ रिएक्शंस, हाँ स्टार्ट कीजिए। टाइप ऑफ रिएक्शंस, तो आपने शुरू में कहा रिएक्शन अगर देखा जाए टोटल तो तीन तरह की हम लोग बता सकते हैं।
एक होती है जो बहुत फास्ट होती है, और एक बहुत स्लो होती है, और एक मॉडरेट मध्यम होती है। फास्ट। चलिए पहले इसके बारे में लिखते हैं हम लोग। फास्ट रिएक्शंस। फास्ट रिएक्शंस। हाँ, इसको डिफाइन क्या करना है, एग्जाम्पल ही बहुत जरूरी है जानना आपके लिए। सवाल है कि आपसे पूछेगा कि फास्ट रिएक्शन, नाम ही फास्ट रिएक्शन, बहुत तेज, बहुत जल्दी होने वाली। तो आपको एग्जाम्पल में बताऊंगा, डेफिनेशन की कोई जरूरत नहीं है इसमें। फास्ट यानी बहुत जल्दी होने वाली रिएक्शन, बहुत तेज रिएक्शन जो होती है। तो आपने नाम सुना होगा, आयनिक रिएक्शन का नाम सुना है? आयनिक अभिक्रियाएं। याद रखिए, आयनिक रिएक्शन जितनी होती है सारी रिएक्शन फास्ट होती है। और सुनिए, कंबस्शन सुना है आपने? कंबस्शन, दहन जिसको कहते हैं, कंबस्शन भी बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, कोई चीज जलाते हो ना तो बहुत तेज जलता है, बहुत फास्ट जलता है। पेट्रोल जलाते हो बहुत तेज जलता है, ये फास्ट हो गया, बहुत फास्ट रिएक्शन होती है। तो अगर इसके एग्जांपल एनसीईआरटी के हिसाब से लिखेंगे तो आपको एक एग्जांपल ध्यान देना है, वो है आयनिक रिएक्शंस। जितनी आयनिक अभिक्रियाएं होते हैं सभी क्या होती हैं? फास्ट। आगे लिख लीजिए, आयनिक रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शंस। हालांकि इसके अलावा और एग्जांपल लिख देते हैं हम, है ना? लिख लीजिए, कंबशन रिएक्शंस। केवल एग्जांपल लिखिए, ये सिलेबस में है नहीं, बस इंट्रोडक्शन आपको केवल बता दे रहे हैं, असली चैप्टर तो आगे आएगा। लिख लीजिए, फास्ट रिएक्शंस। आयनी रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, बहुत तेज होती है। याद रहेगा, आयनिक, जितने आयनों के रूप में रिएक्शन होती है वो सभी फास्ट होती है, जितनी भी रिएक्शन आयनिक होती है। अगर आपसे कोई फास्ट रिएक्शन के एग्जांपल पूछेगा तो क्या बताएंगे? आयनिक रिएक्शन, बात जो बहुत जल्दी होती है, तेज होती है। और इसके अलावा लिखा ना कंबशन, आपको कुछ एग्जांपल बताते हैं। सभी जानते हैं ना, मीथेन का कंबशन होता है, और मीथेन का कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। हाइड्रोकार्बन का नाम सुना होगा आपने, हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है। ये फास्ट रिएक्शन होती है, चलना बहुत तेज होता है। अरे यार ये बताओ, आग कहीं लगती है तो क्या आग धीरे धीरे फैलती है कि तेजी से फैलती है? तेजी से फैलती है ना, ये तो फास्ट हुआ ना। तो आग का फैलना बहुत फास्ट होता है। फिलहाल ये ज्यादा मत ध्यान दीजिए, इसको जरूर याद रखिए, आयनिक अभिक्रियाएं फास्ट होती है। स्लो, स्लो यानी बहुत स्लो, बहुत धीमा। दूसरा लिखिएगा, स्लो, स्लो यानी बहुत धीमा। हाँ, देखिए इन्होंने एग्जाम्पल बता दिया है, काफी लोग जानते होंगे। लोहे पे जंग लगना है, लोहे पे जंग लगना, रस, इसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत स्लो होता है। आप बताओ, लोहा कोई नया खरीद के लाते हैं तो जंग तुरंत लगता है कि कई साल के बाद लगता है? कई साल के बाद लगता है, महीनों बाद लगता है, सालों बाद लगता है। तो इसका एग्जाम्पल केवल लिखिए बस, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जंग लगना।
और तीसरा लिखिए मॉडरेट, मध्यम, मॉडरेट मध्यम। इसके एग्जाम्पल तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ऐसे बताइए इसका डेफिनेशन क्या होना चाहिए, जो न बहुत फास्ट हो न बहुत स्लो हो, दोनों के बीच का हो, दोनों के बीच का हो, इसीलिए मॉडरेट कहते हैं, मध्यम कहते हैं। न बहुत फास्ट हो न बहुत स्लो, दोनों के बीच का होना चाहिए। तो हाँ, औसत कह सकते हैं। तो देखिए आपको बता दें, इसमें एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, लेकिन हम लोग एनसीईआरटी के एग्जाम्पल ही टारगेट करेंगे क्योंकि वहीं से आता है। तो मॉडरेट में एनसीईआरटी में 2 एग्जाम्पल दिया है बस, वो मैं लिखवाऊंगा आपको। वैसे आपको बता दें कि जब चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा पूरा, तो आपको बता दें आगे जितने एग्जाम्पल पढ़ाए जाएंगे सारे एग्जाम्पल मॉडरेट के ही पढ़ाए जाएंगे। फिलहाल यहाँ पर एनसीईआरटी के हिसाब से इसके 2 एग्जाम्पल जो लिखा है उन्होंने वो मैं लिख रहा हूँ। मॉडरेट यानी न बहुत तेज होगी न बहुत धीमी होगी, बीच वाली होती है। जैसे 10 सेकेंड लग जाए पूरा होने में, 20 सेकेंड लग जाए, 10 मिनट लग जाए, इसको हम मॉडरेट कह सकते हैं। मिनट में खत्म हो जाए रिएक्शन, सेकेंड में खत्म हो जाए, घंटे में खत्म हो जाए, समझ रहे हैं, तो इसको मॉडरेट कहा जाता है। तो इसके मैं एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी में है। ध्यान से बताइएगा। जो एनसीईआरटी में दिया है वही मैं बताऊंगा आपको। स्टार्च का नाम सुना है? स्टार्च का सुना होगा आपने। और स्टार्च को पानी में जब डाला जाता है तो रिएक्शन होती है, पानी के साथ रिएक्शन होती है, उसको कहते हैं हाइड्रोलिसिस। हिंदी में कहा जाता है जल अपघटन। तो हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च यानी स्टार्च का पानी में मिलाना जो रिएक्शन होती है वो मॉडरेट होती है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया है, ये लिखना पड़ेगा आपको। हाइड्रोलिसिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? जल अपघटन, पानी के साथ अभिक्रिया स्टार्च की होती है। तो इसको लिख लीजिए, 2 एग्जाम्पल लिखूंगा मैं, एक एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च, हाइड्रोलिसिस को हिंदी में जल अपघटन कहते हैं, जल अपघटन। तो एनसीईआरटी में है एग्जाम्पल, वो लिखना जरूरी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च। एग्जाम्पल याद रखिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है एग्जाम्पल लिखे और पूछे कि कैसी रिएक्शन है। एग्जाम्पल लिखेगा, पूछेगा कैसी रिएक्शन है, तो आपको आंसर बताना पड़ेगा। ये कुछ नहीं होता। स्टार्च में हाइड्रोलिसिस का मतलब जानते हो, स्टार्च में क्या मिलाते हैं? वाटर, वाटर जानते हो, जब पानी मिलाओगे तो टूटने लगे, स्टार्च टूटता है, पढ़ा होगा आपने। स्टार्च टूटकर फाइनली कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में, पढ़ेंगे आप लोग आगे चल के। तो याद रखिए, स्टार्च का वाटर के साथ रिएक्शन कहलाता है हाइड्रोलिसिस, ये मॉडरेट होती है। और एक और एग्जांपल बताऊंगा यहाँ पे जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। सुक्रोज का नाम सुना है? सुक्रोज, सुक्रोज सुना है आपने? अरे केन शुगर कहते हैं भाई। सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है बताइए? C12H22O11। सुक्रोज नाम सुना होगा, उसको कभी कभी केन शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं? केन शुगर। चलिए बताइए, सुक्रोज किसमें टूटता है बताइए, किसमें टूटता है? पढ़ा होगा आपने, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। क्या मिलाते हैं उसमें बता सकते हैं तोड़ने के लिए? वाटर ही मिलाते हैं। उसमें एक एंजाइम का नाम सुना होगा, इनवर्टेज, सुना होगा। सुक्रोज जो है, सुक्रोज में वाटर मिलाइए, एंजाइम मिलाइए इनवर्टेज, तो टूटेगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ये रिएक्शन भी मॉडरेट होती है। सुक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन भी मॉडरेट होती है। और जो लोग सुने होंगे कहीं पे, अभी मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, इस रिएक्शन का नाम थोड़ा अलग तरह का लिया जाता है। जो लोग पढ़े होंगे किताब तो देखे होंगे,
इस रिएक्शन को बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। नहीं सुना होगा, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। लिख लीजिए, आगे बताऊंगा इसको क्यों नाम ये दिया जाता है, अभी तो लिख लीजिए केवल। तो दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। अभी याद कर लीजिए, इसका डिटेल में बता दूंगा आपको ये सब नाम कहाँ से पढ़ा, इन्वर्जन नाम कहाँ से पढ़ा। ये नाम शायद कुछ लोग खटक रहा होगा कि नाम कहाँ से आ गया, तो आपने पढ़ा नहीं होगा, परेशान मत होइए, इसका डिटेल अभी नहीं आगे है, बस ये याद कर लीजिए अभी फिलहाल। ये सब बताने लगो तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये सब कहाँ से आ गया अभी छोड़ दीजिए बस। ठीक है, ये क्या नाम है, कैसे आ गया, ये बायोमोलिक्यूल में सुनोगे आप ये लोग। ठीक है, तो ये अलग से पढ़ाए, बता देंगे आपको सब क्या होता है। दोनों के बारे में सुन लीजिए। स्टार्च का वाटर के साथ रिएक्शन मॉडरेट होता है, सुक्रोज का वाटर के साथ रिएक्शन भी मॉडरेट होता है, नाम भले अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। सीधे बताइए, मॉडरेट के दो एग्जांपल कौन से हैं, फटाफट बोल दीजिए। मॉडरेट के दो एग्जांपल कौन से हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ स्टार्च और इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इसका विस्तार से अलग से पढ़ाया जाएगा आपको क्या होता है ये, फिलहाल याद कर लीजिए। इन्वर्जन नाम ये बिल्कुल नया नाम होगा, काफी लोग जानती नहीं होगी होता क्या है, हम बताएंगे आगे इसको, ठीक है ना। लेकिन ये ध्यान रखिए, स्टार्च में भी वाटर मिलाया जाता है, सुक्रोज में भी वाटर मिलाया जाता है, ये दोनों रिएक्शन मॉडरेट होती है। तो फिलहाल ये जनरल एग्जाम्पल क्यों लिखा है मैंने, तो रिएक्शन तीन तरह की हो गई, एक फास्ट हो गई, एक स्लो हो गई और एक मॉडरेट, तीन तरह की रिएक्शन होती है। चलिए अब चैप्टर की शुरुआत हो रही है, मेन शुरुआत हो रही है, और यही चीज जो मैं लिखूंगा, यही चीज पूरे चैप्टर में बार बार आपको मिलेगा, कहीं पे भी। हाँ, पूरे चैप्टर में हर बार इसी की बात होगी। चलिए हेडिंग लिखिए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, ये नाम सैकड़ों बार बोलेंगे हम, पूरी क्लास में यही बोलेंगे खाली, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब लिखा था ना, रेट का मतलब क्या होता है, स्पीड, रिएक्शन की स्पीड। ठीक है, तो हमें ये बता दीजिए, फिजिक्स में भी काफी सुनते हैं आप लोग, स्पीड कहते हैं फिजिक्स में, वेलोसिटी कहते हैं, तो बता सकते हैं वेलोसिटी या स्पीड कैसे निकलता है फिजिक्स में। डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और वही जब वेलोसिटी की बात आती है तो लिखते हैं चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही सब तो पढ़ाया जाता है। ये बता दीजिए फटाफट, स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस में किससे डिवाइड किया जा रहा है, टाइम से ना, टाइम से डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पर भी स्पीड निकालने के लिए किसी चीज में टाइम से डिवाइड करेंगे, क्योंकि स्पीड टाइम से डिवाइड करके हमेशा निकलता है, उसी तरह से जैसे फिजिक्स में होता है। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, स्पीड का फॉर्मूला ऐसे पढ़ा होगा, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, बिल्कुल इसी तरह आपको पढ़ना है, बस चेंज करना पड़ेगा आपको, थोड़ा थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। तो चलिए आपको बताते हैं किसी रिएक्शन की गति क्या होती है, कैसे निकालते हैं। याद रखिए ये पहली हेडिंग मैंने लिखा है, बार बार पूरे चैप्टर में यही खाली सुनोगे आप, हर जगह यही सुनोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, लास्ट तक यही खाली पढ़ाया जाएगा। चलिए बताते हैं,
रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है वो समझिएगा। सिंपल एक लाइन में लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन और यूनिट टाइम, बस इतना सा लिखा है। इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, डेफिनेशन लिखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन और यूनिट टाइम। ये धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे तो और खुलता जाएगा, चीज समझ में आने लगेगा। ठीक है, अभी शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे सवाल आने लगेंगे तो आपको पता लग जाएगा। काफी लोगों ने पढ़ा नहीं इस चैप्टर को। हाँ सुनिए, इसका मतलब बता देते हैं। जब रिएक्शन होती है ना, तो याद रखिए, जब रिएक्शन चलने लगती है तो कंसंट्रेशन बदलता है, चेंज होता है। आपको क्या करना है, कंसंट्रेशन में कितना चेंज हुआ पता कर लीजिए, कितना परिवर्तन हुआ पता कर लीजिए, और उस परिवर्तन में कितना समय लगा उस समय से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए। कंसंट्रेशन में चेंज कितना हुआ, मतलब चेंज कितना हुआ, परिवर्तन कितना हुआ, वो आप पता करिए। और पर यूनिट टाइम का मतलब उसमें जितना समय लगे उसे क्या करिए, डिवाइड कर लीजिए, तो आपका निकल जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। मैं इसकी डेफिनेशन लिख दिया हूं, फॉर्मूले के रूप में लिख रहा हूं, वो देख लीजिए। यार इसको शॉर्ट में लिखना ठीक रहेगा। ऐसे देखो, आर ओ आर का मतलब, शॉर्ट में लिखा जाए, आर ओ आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, अभिक्रिया की दर कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बताइए नीचे क्या होना चाहिए, बोलिए क्या होना चाहिए। खाली टाइम लिख लो यहाँ पे, या पूरा लिखना है पूरा लिख लो। टाइम टेकन, कितना समय लगा, कितना समय में ये हुआ, वो रखना आपको, टाइम टेकन। सीधी बात बताइए, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन की स्पीड पता लगाने के लिए क्या क्या होना चाहिए बता दिया आपके पास। कंसंट्रेशन में कितना परिवर्तन हुआ वो पता करिए, और परिवर्तन होने में कितना समय लगा वो पता करिए, फिर समय से क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, तो क्या निकल जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। तो ऐसे मैं फार्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ, ज्यादा समझ में आएगा आपको उससे। चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में परिवर्तन कितना हुआ, इसको लिखा जाता है डेल्टा सी। डेल्टा सी का मतलब, बोले डेल्टा सी का मतलब चेंज इन कंसंट्रेशन, सांद्रता में कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा सी लिख रहा हूं। इसको असल में लिखा जाता है डेल्टा सी अपान डेल्टा टी, ऐसे फिजिक्स की तरह लिखा जाता है, डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। लेकिन फिजिक्स की तरह थोड़ा सा लग रहा होगा, बस फिजिक्स की तरह कठिन नहीं होता, आसान होता है। समझ रहे हैं, फिजिक्स से अलग चीज हो जाती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स आएगी, बट फिजिक्स की तरह टफ नहीं है, आसान है हर चीज। वैसे बताइए, डेल्टा सी को लिखना चाहे तो क्या हम C2 माइनस C1 लिख सकते हैं। चेंज हमेशा क्या लिखा जाता है, चेंज का मतलब क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। डेल्टा सी जैसे लिखते हैं फिजिक्स में, लिखते हैं डेल्टा एक्स, तो डेल्टा एक्स कैसे लिखते हो, x2 माइनस x1,
वैसे डेल्टा सी का मतलब C2 माइनस C1 डिवाइड बाई बोलिए T2 माइनस T1। हाँ, यहां तक नोट कीजिए पहले। डेल्टा सी को C2 माइनस C1 लिखते हैं, डेल्टा टी को T2 माइनस T1 लिखते हैं। हाँ, एक बात और सुनिएगा, इसका पूरा नाम क्या है बताइए? रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन एनसीईआरटी वाले इसको छोटा कर दिए बाद में, कहे कि ये बड़ा बोलने में टाइम लग रहा है। रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, उसको जानते हो सिर्फ एनसीईआरटी में क्या लिखा जाता है? सिर्फ लिखा जाता है रेट, RAT लिखा करिए। RAT का मतलब, रेट का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, पूरा समझना है। हम हर जगह रेट लिखा करेंगे, रेट का मतलब कर, अभिक्रिया की कर, खाली रेट बोलेंगे, ठीक है? चलिए, आप लोगों तो पढ़ा ही दिया है, बता दीजिए फटाफट। यहां से देखो, ये पहला सवाल जो आपसे पूछा जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन को खाली रेट बोलिए तब भी काम चलेगा। पहला सवाल आपसे पूछा जाता है कि रेट का मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होता है? यूनिट फार्मूला सामने देख के बताइए। ये बताओ, ऊपर कंसंट्रेशन है तो कंसंट्रेशन का मात्रक, और नीचे टाइम है तो टाइम का मात्रक होना चाहिए। कंसंट्रेशन का मतलब, कंसंट्रेशन का यूनिट मैंने बोला, बता रखा आपको। कंसंट्रेशन बताते हैं पूरी केमिस्ट्री में, कभी भी सांद्रता की यूनिट आपको हमेशा एक ही बताना है, मोल पर लीटर, जिसको मोलैरिटी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोलैरिटी। मोलैरिटी कहते हैं। मोलैरिटी का मतलब मोल पर लीटर। हाँ, टाइम आप अपने हिसाब से मिनट में ले सकते हैं, सेकंड में ले सकते हैं, आवर में ले सकते हैं, टाइम कुछ भी ले लीजिए आप। बताइए यूनिट क्या होना चाहिए इसके हिसाब से? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पर सेकेंड। चलिए मैं नीचे लिख रहा हूं यहाँ पे, यूनिट ऑफ रेट इज, पहले तो आप ये इस तरह लिखिए, एनसीईआरटी की तरह लिखिएगा। ये बताइए, इस तरह से भी लिख सकते हैं? बोलिए भाई, सही है ना? अरे नीचे टाइम है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? टाइम इनवर्स हो जाएगा। अब देखिए, हाँ, इसको क्या लिखा जाता है जल्दी बताइए? कंसंट्रेशन का मतलब, बोलिए भाई, कंसंट्रेशन का मतलब मोलैरिटी। मोलैरिटी की यूनिट बताइए, मोल पर लीटर। तो मैं लिख रहा हूं, देखना ध्यान से, मोल, आगे बताइए, पर लीटर। इसको ऐसे लिख सकते हैं, और टाइम को सेकंड लेते हैं तो क्या होगा? सेकंड इनवर्स। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। मोल पर लीटर पर सेकंड। और देखिए, क्या ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको? लिख सकते हैं, बताइए, लिख सकते हैं भाई। कैपिटल एम का मतलब, कैपिटल एम का मतलब मोलर या मोल पर लीटर, एक ही बात है। तो इस तरह भी लिखा जाता है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही, दोनों सही है, दोनों सही है। देखिए, मोलैरिटी जब पढ़ाया था मैंने तो वहां लिखवाया भी था, आपने सवाल भी किया था। मोलैरिटी की यूनिट वहां पे क्या लिखवाया था? मोल पर लीटर, या मोल कहते हैं पर लीटर, मोलर कहते हैं, कैपिटल एम खाली लिख के छोड़ दिया जाता है। ठीक है? हाँ, टाइम में कंफ्यूज मत करिएगा। टाइम सेकंड के अलावा मिनट भी हो सकता है, आवर भी हो सकता है। ज्यादातर सेकंड इनवर्स होता है, कभी कभी मीटर मिनट इनवर्स भी पॉसिबल है, आवर इनवर्स भी हो सकता है। ठीक है, सब सही है। हमें लगता है रेट की यूनिट आपको याद हो गई। रेट की यूनिट क्या होती है? हाँ, एक सवाल है मेरा। रेट की यूनिट मैंने लिख दिया, स्पीड की यूनिट लिख दिया,
अरे यार वही चीज है जो फिजिक्स में होता है। स्पीड की यूनिट फिजिक्स में क्या होता है? मीटर पर सेकंड। वैसा ही तो है। मीटर पर सेकंड, वही है। मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड मतलब वैसी है, मीटर पर सेकंड। वही तो लिखा है, फिजिक्स की चीज लिखी है मैंने, फिजिक्स वाली चीज है। अब एक सवाल है आपसे, बता सकते हैं ये रिएक्स जो मैंने यूनिट लिखी है, रेट का मात्रक लिखा है, क्या अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग होती है या हर रिएक्शन में एक ही होता है? यूनिट, क्या सभी रिएक्शन के रिएक्शन कोई भी किसी भी तरह की हो, किसी भी प्रकार की है, क्या रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट चेंज होगी कि वही रहेगी? वही रहती है, ये कभी नहीं बदलती है, क्योंकि रेट का फार्मूला वही रहेगा। रेट का फार्मूला वही रहेगा, डेल्टा सी अपन डेल्टा टी, फार्मूला वही रहेगा तो यूनिट भी वही रहती है, कभी नहीं बदलती है। रिएक्शन चाहे किसी भी तरह की हो, याद रखिए। और हम तो कह रहे हर रिएक्शन में रेट का फार्मूला केवल एक ही लिखना है, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। सांद्रता में परिवर्तन ऊपर रखना है, टाइम जितना लगा नीचे रखना है। इसी से यूनिट भी लिखा हुआ जा रहा है, इसी से यूनिट, आपने ये भी यूनिट बताया, ये भी सब बताया। रेट की यूनिट याद रखिए, हर रिएक्शन में एक ही आती है, रिएक्शन धीमी हो तेज हो या किसी भी तरह की हो। ठीक है, इसको आपको याद करना है। अब देखिए आगे, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी छूटना नहीं चाहिए जो भी एनसीईआरटी में है। अब देखिए, गैसियस रिएक्शन, कुछ रिएक्शन जानते हो ना गैस वाली होती है, गैसों के रूप में होती है। कुछ रिएक्शन गैसों के रूप में होती है। हमको ये बता दीजिए, फिर से हम यही फार्मूला दोबारा लिख रहे हैं, यही फार्मूला अब किसके लिए लिखवाया जा रहा है? तो गैस के लिए। तो आपको बता दें या जानना चाहिए आपको, गैसों के लिए कंसंट्रेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता, प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, प्रेशर लेते हैं, गैसों में प्रेशर का आपको इस्तेमाल किया जाता है। तो बता सकते हैं, ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, लिखना चाहे लिख भी सकते हैं। बताइए रेट का फार्मूला गैसों के लिए क्या होना चाहिए? अगर कोई रिएक्शन गैस के रूप में हो तो क्या होना चाहिए? डेल्टा, बोलिए डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। ठीक है, डायरेक्ट लिखिएगा, डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। डेल्टा पी अपान डेल्टा टी। समझ रहे हैं? डेल्टा पी क्या है बोल दीजिए, डेल्टा पी क्या है? चेंज इन प्रेशर, बाकी सब तो वही है। ताप में कितना परिवर्तन हुआ निकाल लीजिए ऊपर, और नीचे क्या रखिए? टाइम, T2 माइनस T1, जितना समय लगा डिवाइड करिए, रेट आ जाएगा, दर आ जाएगी, स्पीड आ जाएगा। अच्छा ये बताइए, यूनिट को वही रखेंगे कि या चेंज? नहीं, यही रहेगा, लेकिन कुछ परिवर्तन हुआ ना। असल में गैसों में कंसंट्रेशन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, प्रेशर का इस्तेमाल हो रहा है। तो यूनिट यहाँ प्रेशर की होनी चाहिए। बताओ प्रेशर का यूनिट, खाली यूनिट आपको नया लिखना है। हाँ, प्रेशर को किस में लिखते हैं? या तो बार में लिखते हैं या तो एटमॉस्फियर में। एटमॉस्फियर ज्यादा सुनने को मिलता है, वायुमंडल जिसको हिंदी में कहते हैं, और नीचे वही टाइम रहेगा। तो क्या लिखे हम, जल्दी बता दीजिए। अरे यार, ऊपर प्रेशर का यूनिट दाब का मात्रा क्या होता है? एटीएम, वायुमंडल, वायुमंडल एटीएम, एटीएम। बोलिए सेकेंड इनवर्स, बस इसको याद करिए। सेम इसी तरह का ये भी है, बस अंतर है कि जहां यहाँ प्रेशर था और यहाँ पे कंसंट्रेशन है, एक ही तरह की चीज, फर्क नहीं है, दोनों में एक ही चीज है।
चलिए फटाफट बता दीजिए आप। बता सकते हैं रेट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, रेट कैसे निकलता है बताइए। कंसंट्रेशन में चेंज पता हो और क्या पता हो, टाइम पता हो, या प्रेशर में चेंज पता हो और क्या पता हो, टाइम पता हो, तो आ सकता है। हाँ ध्यान दीजिएगा। हाँ आगे अब समझने वाली चीजें आ रही है, ध्यान दीजिएगा। बताओ कोई रिएक्शन होती है कभी भी तो रिएक्टेंट ट्रांसफर किस में होता है, बोलिए, प्रोडक्ट में। ऐसा लिखते हैं हम लोग पहले, रिएक्टेंट का सिंबल हम लोग क्या लिखेंगे, आर, और प्रोडक्ट का पी। ठीक है। इसमें हिंदी की जरूरत तो है नहीं, सभी जानते हैं, बताना क्या है। इसको अभिकारक कहते हैं और इसको उत्पाद कहते हैं। रिएक्टेंट हमेशा चेंज होता है प्रोडक्ट में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हाँ जो पूछूंगा बताइएगा। जब रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, शुरुआत करेंगे, तो आपके पास क्या होगा बता सकते हैं, रिएक्टेंट होगा, और शुरू में प्रोडक्ट कितना होगा, जीरो। स्टार्टिंग में जीरो रहेगा ये। इसकी मात्रा कुछ हो सकती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है रिएक्शन की। इसकी मात्रा क्या है वो तो पता चलेगा बाद में, कुछ भी रहेगा। इसकी मात्रा शुरू में क्या रहेगी, जीरो, क्योंकि कुछ बना नहीं है, ये जीरो है शुरू में। धीरे धीरे रिएक्शन स्टार्ट होगी, इस ये आर जो है ना पी में बदलने लगेगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में ट्रांसफर होने लगेगा। बताइए धीरे धीरे इसका कंसंट्रेशन कम होगा, घटेगा, घटेगा, कम होगा, इसका धीरे धीरे बढ़ेगा, ये बनता जाएगा और ये घटता जाएगा। और एक समय आ सकता है कि सारा रिएक्टेंट कन्वर्ट हो जाए प्रोडक्ट में, तो कहेंगे कि रिएक्शन कंप्लीट हो गई। ऐसे ही होता है। अब हमको ये बता दीजिए, जैसे रिएक्शन स्टार्ट करोगे आप, इसका कंसंट्रेशन जैसा आपने कहा धीरे धीरे कम होता है, घटता जाता है। 100 है, कुछ देर के बाद 50 होगा, कुछ देर के बाद 30 होगा, कुछ देर के बाद 20 होगा, कुछ देर के बाद 10 होगा, कुछ देर के बाद 0 हो सकता है। बताइए इसकी शुरुआत कैसे होगी, जीरो से। 0 से 10, 20, 40, 50, 100। तो बता सकते हैं इसकी मात्रा धीरे धीरे घटती है और इसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ती है। अब सुन लीजिए, हम लोग रेट को निकालेंगे फिर से। अब सुन लीजिए, कंसंट्रेशन बता दीजिए, रिएक्शन होने के बाद कंसंट्रेशन आर का बदलता है कि पी का भी बदलता है, दोनों का बदलता है। एक का घटेगा और एक का बढ़ेगा। सुनिएगा ध्यान से, हम लोग रेट दोनों से निकाल सकते हैं, आर से भी निकाल सकते हैं, पी से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, दोनों का चेंज होगा। ये बात अलग है कि एक का घटेगा और एक का बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा। आपने पीछे क्या लिखा था, रेट का मैं याद दिलाता हूं। आपने जो शुरू में लिखा था चेंज इन कंसंट्रेशन अपन टाइम लिखा था ना। अब हम लोग चेंज इन कंसंट्रेशन नहीं लिखेंगे, कुछ और लिखेंगे। हाँ, हाँ इसकी बात मैं कर रहा हूँ, रिएक्टेंट की बात। तो चेंज मत बोलिएगा, चेंज बोले घबरा जाएगा। बताओ इसका कंसंट्रेशन चेंज तो ठीक है बदलेगा, लेकिन बता सकते हैं कि ये बढ़ेगा धीरे धीरे कि घटेगा, घटेगा ना, घटेगा, तो इसको घटेगा वाला लिखेंगे, या ऐसे देखो, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर। आर का मतलब रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। समझ में आ रहा है आपको बात। एक चीज और देखिए, और आप लोग बता दीजिए रेट का फार्मूला इसके सहारे लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बोलिए, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन टाइम।
एकदम दोनों को लिख सकते हैं हम लोग। दोनों लिखिएगा अलग अलग, दोनों फार्मूले रेट के हैं। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, सारा चीज आगे समझना है, सारा चीज आगे समझना है। हाँ, जल्दी बता दीजिए, आपने दोनों लिख लिया होगा। तो अब इसका फार्मूला बताइए, फार्मूला कैसे लिखें? जैसे हम लोग डेल्टा लगा के लिख रहे थे, तो क्या लिखें जल्दी बता दीजिए। बोलिए, डरना नहीं, बोलो ना। डेल्टा आर अपान डेल्टा टी, और इसमें डेल्टा पी अपान डेल्टा टी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, आगे ध्यान दीजिएगा, लिख तो दिया आपने, ठीक है। ये बता दीजिए, दोनों एक ही तरह फार्मूला दिख रहा है आपको, एक ही तरह, लेकिन ये बता सकते दोनों में कोई डिफरेंस आपको दिख रहा है? क्या डिफरेंस है बता दो। एक में इंक्रीज और एक में डिक्रीज। तो सुनिए, आपको बताते हैं। असल में, हाँ सॉरी, दोनों एक ही जैसा दिख रहा है आपको, है ना, बट फर्क है कि एक में इंक्रीज है और दूसरे में डिक्रीज है। लेकिन आपको बता दें, दोनों से निकलने वाला रेट हमेशा बराबर आता है, इक्वल होता है। लेकिन दिक्कत एक आती है, बता देते हैं आपको, जब भी आप रिएक्टेंट वाला फार्मूला लिखिएगा, क्यों क्यों का कारण बताऊंगा, रिएक्टेंट से जैसे आर से लिखिएगा तो हमेशा यहाँ साइन माइनस लगा दिया जाता है। इसका रीजन बता रहा हूँ क्यों ऐसा किया जाता है, यहाँ माइनस लगा के लिखना है हमेशा। माइनस हमेशा नहीं लगाओगे तो गलत माना जाएगा, ये माइनस लगा के लिखा जाता है। इसका कारण हम बता रहे हैं क्यों ऐसा है, रीजन आपको बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा। वैसे एक आपको चीज दिख रही है ना, आर में क्या हो रहा है, डिक्रीज, शायद उसी को बता रहा है ये, है ना। और प्लस है, प्लस का मतलब क्या होता है, इंक्रीज। आपको थोड़ा आइडिया लग रहा होगा क्यों माइनस जरूरी है। और सुनिए, थोड़ा सा मैं दूसरी तरह से भी समझाऊंगा आपको, लिखिएगा मत, खाली समझ लीजिएगा, ठीक है। नोट कर लिया आपने, ठीक है। लिखना मत, ये नोट मत करना, बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। सुनो, सुनना ध्यान से, पूछूंगा बताते जाना। मान लो शुरू में 100 था, ये सुनना ध्यान से, लिखना मत, खाली समझ लेना। 100 था, टाइम टी बराबर 0, टी बराबर 0 मतलब इनिशियल, यानी रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है। बताओ शुरू में ये कितना होगा, 0। 10 सेकेंड के बाद, ध्यान से बताना, 10 सेकेंड के बाद ये 100 रहेगा कि घटेगा? घटेगा ना, कुछ रिएक्शन लगे तो घटेगा। मान लो 100 से घट के 80 हो जाए, हमने मान लिया, ये कितना बनेगा बता सकते हो? 20 बनेगा ना, ध्यान से ना, 20 बनेगा, 20 बनेगा। अब सुन लीजिए, यहाँ पर रिएक्टेंट की मात्रा 10 सेकेंड के अंदर 100 से घट के 80 हुई, और प्रोडक्ट की मात्रा 0 से बढ़ के 20 हुई। ध्यान दीजिएगा,
असल में हमने माइनस क्यों लगाया ये बताना हम चाह रहे हैं, पहले मैं नहीं लगाता हूं। देखिएगा ध्यान से, बताओ रेट का फार्मूला लिखा है डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ध्यान सुनिएगा, डेल्टा आर का मतलब चेंज। आपने पढ़ा होगा चेंज हमेशा कभी भी फाइनल माइनस इनिशियल किया जाता है। आप समझ गए होंगे। इसके लिए बता सकते डेल्टा आर की वैल्यू क्या होगी। 20 की -20, -20 80 में से 100 घटेगा यार। फाइनल माइनस इनिशियल 80 में से 100 घटेगा, 80 में 100 घटेगा तो माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा -20 और टाइम कितना लगा है 10। बताइए इसे हल करोगे काटोगे तो -2 आएगा, -2 आएगा ना। एक बार इससे रेट डेल्टा पी कितना होगा जल्दी बता दो। 20 होगा, क्योंकि इसमें 20 -0 करोगे, 20 -0 करोगे तो 20 आएगा और टाइम कितना लगेगा 10। आप बता सकते दोनों में फर्क आपको दिख रहा है कि इसका आंसर निगेटिव है और इसका आंसर पॉजिटिव है। असल में आंसर कभी भी रेट का निगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए। अगर हम माइनस नहीं लगाते पहले से, माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका आंसर भी 2 आएगा, इसका आंसर भी 2 आएगा। समझ रहे हैं आपको। तो बता सकते हैं रिएक्टेंट में पहले से माइनस लगा के रखना क्यों जरूरी है। रिएक्टेंट वाले फार्मूले में पहले से माइनस लगा के रखना क्यों जरूरी है, ताकि रेट हमेशा पॉजिटिव आता रहे। समझ रहे हैं बात को। तो आप ध्यान रखिएगा, ये सब छोड़िए, माइनस लगा के आपको रखना है यहाँ पे, ये भूलिएगा मत बस। हाँ और सुनो, ये सब मत नोट करिए, वैसे यहाँ माइनस लिखना है आपको, ध्यान दिए और सुन लीजिए। आगे भी कुछ लिखवाऊंगा, इसके जगह होगा ना होगा तो साइड में लिख लीजिएगा, ठीक है। ये बताइए फार्मूला किस चीज का लिखा हुआ है, बोलिए भाई किसका फार्मूला लिखा हुआ है, रेट का। तो ये फार्मूला किसका लिखा हुआ है, रेट का, दोनों रेट का फार्मूला है। अब सुनिए, सुनिए ध्यान से, रेट का बोलिए या रेट ऑफ रिएक्शन का बोलिए, अभिक्रिया की दर का बोलिए। एक बार हम लोगों ने आर से फार्मूला बनाया, एक बार पी से बनाया। फार्मूला मैंने 2 बार लिखा है। असल में इन दोनों को कुछ और भी कहा जाता है। एक चीज बता दीजिए, रिएक्शन होती है तो उसमें किसकी मात्रा घटती जा रही है, रिएक्टेंट घटना, इसको कभी कभी हम लोग घटने की दर कहते हैं, या इंग्लिश में कहते हैं डिसअपियरेंस। सुना है शब्द डिसअपियर, यानी गायब होना, लुप्त होना, खत्म होना, खर्च होना। और इसको कहा जाता है एपियरेंस। एपियरेंस यानी बनना होता है। तो ये फार्मूला जो दिख रहा है कि आर की घटने की दर कह सकते हैं, और इसको पी के बनने की दर कह सकते हैं। तो इसका एक और नाम दिया जाता है इस तरह का, रेट ऑफ, तो बेटा इसको बता दो क्या लिखेंगे, बोलिए रेट ऑफ, बोलिए रेट ऑफ एपियरेंस। एपियरेंस, एपियरेंस यानी बनना। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर कहते हैं, आर की घटने की दर कहते हैं, इसको अपियरेंस ऑफ पी कहते हैं, बी के बनने की दर। मतलब के अपने अपने फार्मूले भी हैं, अपने अपने फार्मूले हैं। तो चलिए आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, छोटी सी बातें फटाफट बता दीजिएगा।
अभी लिखिएगा मत, ऐसे बताइएगा ए बराबर बी, और जो पूछूंगा बताइएगा आंसर। ये बताइए इस रिएक्शन के लिए ए बराबर बी के लिए रेट का फार्मूला अलग अलग लिख सकते हैं, एक बार ए से लिख सकते हैं, एक बार बी से। बताए रेट का फार्मूला ए से कैसे लिखेंगे? हाँ, रेट का फार्मूला बोलिए ए से कैसे लिखेंगे? अरे डरना क्या है, बोलो ना, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। और बी से क्या लिखेंगे? डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। असल में ए रिएक्टेंट है तो माइनस लगेगा, बी प्रोडक्ट है तो प्लस लगेगा या नहीं लगेगा। अगर हम ए से लिखेंगे तो माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी, बी से लिखेंगे तो डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। प्लस लगाइए चाहे मत लगाइए, इसमें माइनस जरूरी है। हाँ, एक बात और बताइए, तो जो पूछूंगा वो बताइएगा। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ए का फार्मूला, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का फार्मूला माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, और रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी का फार्मूला डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। वही चीज मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे। अब चलिए, असली कहानी तो आगे है। R इज इक्वल टू 2P। कुछ नया आपको दिख रहा है? तो चलिए, असली कहानी यहाँ पे मिलेगी आपको, नोट कीजिए। R इज इक्वल टू 2P। तो आप बताएंगे पिछली बार से कुछ अलग आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है बताएंगे? 2 लगा है ना, तो 2 आप 2 जिसे 2 आ गया यहाँ पे, यहाँ 2 लगा दिया, यहाँ 3 लगा सकते हैं, 4 लगा सकते हैं, यहाँ पे भी कुछ लगा सकते हैं आप। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, एक एक करके सुनिएगा। इस रिएक्शन के लिए मैं पूछूंगा आपसे, इसके लिए मैं पूछूंगा, आप फार्मूला बोलिएगा। डिसअपीयरेंस ऑफ आर, बोलिए डिसअपीयरेंस ऑफ आर, बोलिए माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अपीयरेंस ऑफ पी, यही तो गलत पढ़ के आए हैं। अपीयरेंस ऑफ पी, यही तो गलत जानते हैं। सुनिए आपको बता दें, सुनिए बता दें आपको, जब डिसअपीयरेंस लिखा जाता है किसी चीज का, और जब अपीयरेंस लिखा जाता है किसी चीज का, उसमें इस दो का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस दो का इस्तेमाल रेट में करेंगे, कैसे करेंगे मैं समझाऊंगा आपको। और आप कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, सर ऐसा क्यों हो रहा है, रीजन बताऊंगा आपको, अलग से समझाऊंगा। फिर सुनिए, डिसअपीयरेंस ऑफ आर का फार्मूला माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी बताइए। अपीयरेंस ऑफ पी का फार्मूला डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बताइए। सुनिए, अब चाहे डिसअपीयरेंस की डिमांड की जाए, अपीयरेंस की डिमांड की जाए, उसका इस दो से कोई लेना देना नहीं है। जैसे देखो, फटाफट बताइए, तुरंत बोलना। हाँ, जो पूछूंगा बताओ, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, बोलिए डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी, बस। अपीयरेंस ऑफ पी डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। 3 का इस्तेमाल, 4 का इस्तेमाल अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस में नहीं लगा। ठीक है, इसका इस्तेमाल कहाँ पे होता है वो मैं समझा रहा हूं। किसका फार्मूला है जल्दी बताइए, ये किसका फार्मूला है? बोलो भाई, नहीं अभी फिलहाल रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ आर का फार्मूला है। और ये किसका फार्मूला है फटाफट बता दीजिए। ये बताइए, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ पी।
इसमें 2 का 3 का इस्तेमाल नहीं करना है। चलिए अब आपको बता दें, असल में हम लोग को सच में रेट का फार्मूला लिखना है, रेट ऑफ रिएक्शन का फार्मूला लिखना है। तो ये क्यों करते हैं मैं रीजन भी आपको बताऊंगा। इसमें तो कुछ नहीं है तो वैसे ही लिखना होता है आपको, लेकिन अगर यहाँ 2 लगा हुआ है तो इसमें ध्यान रखिए 1/2 लगाना पड़ेगा आपको, यानी इस नंबर को डिवाइड में हमेशा लिखना होता है। 2 है तो 1/2, 4 है तो 1/4, 3 है तो 1/3, ऐसे लिखना पड़ेगा हमेशा। और ये बराबर का साइन लिखा जाएगा। काफी लोगों को ये अजीब सा लगेगा कि ऐसा क्यों करते हैं, मैं आपको रीजन भी बताऊंगा, लेकिन करना ऐसे ही है, कारण मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ 2 है तो 1/2 लिखना है, यहाँ 3 है तो 1/3 लिखना है, यहाँ 4 है तो यहाँ 1/4 लिखना है। ये आपको ऐसे लिखना पड़ेगा। क्यों ऐसे करते हैं, काफी लोगों के दिमाग में होगा कि ये क्यों किया जाता है, तो मैं आपको रीजन भी समझा दूंगा, पहले नोट कर लिया फिर समझा देता हूँ। क्यों ऐसे करते हैं मैं रीजन आपको बता देता हूँ, अलग से समझा देता हूँ क्यों ऐसे किया जाता है। तो आप नोट कर लिए, मैं मिटाऊंगा तब लिखूंगा, इसको समझाऊंगा, ठीक है। नोट कर लिया आप लोगों ने, ऐसे करना है। 2 है ना तो 1/2 लगाना है, 3 है तो 1/3। कई लोग सोचते हैं कि ये पावर में लगता है, नहीं पावर में नहीं लगता है ना। पावर में अगले चैप्टर में लगाइएगा, इक्विलिब्रियम में लगाते हैं, यहाँ पे नहीं लगता। कई लोग लगा देते हैं पावर में, नहीं लगेगा। 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, ऐसे करके लिखना है। हाँ, कुछ लोग कहेंगे सर ये आपने 1/2 कैसे किया, वो मैं समझाता हूँ। हाँ, इक्वल करने के लिए, समझिए ठीक से। एक बार 1 मोल, 2 बार, ध्यान सुनिएगा, इसके 1 मोल से, एक बार है तो 1 मोल है, और 2 बार है तो 2 मोल, इसका मतलब इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनेगा। ध्यान सुनना, जितने समय में इसका 1 मोल कम होगा, घटेगा, उतने समय में इसका 2 मोल बन जाएगा। जितने समय में इसका 1 मोल रिएक्शन करेगा, उतने समय में इसका 2 मोल बन जाएगा। हमको ये बताइए, इसके घटने की दर और इसके बनने की दर एक जैसी है कि अलग अलग? अलग अलग, अलग अलग है। जितने समय में इसका 1 मोल घटेगा, कम होगा, उतने समय में इसका 2 मोल बन जाएगा, यानी ज्यादा बन रहा है। यानी इसके घटने की दर से इसके बनने की दर ज्यादा है। कितनी ज्यादा है बताइए? दोगुनी। कितनी ज्यादा है? दोगुनी, दोगुनी, डबल है। अब बराबर करेंगे, जब इसकी दर स्पीड ज्यादा है बनने की, तो बराबर करेंगे तो इसको क्या करना पड़ेगा? आधा करना पड़ेगा। और सुनिए, कि किसका फार्मूला है, जल्दी बताइए। सिंपल बोलते हैं हिंदी में, आर के घटने की दर। आर के घटने की दर हिंदी में ज्यादा समझ में आएगा। आर के घटने की दर पी के बनने की दर, पी के बनने की दर, आर के घटने की दर, पी के बनने की दर। इसको देख के बताइए, आर के घटने की दर और पी के बनने की दर बराबर है कि अलग अलग? अलग अलग। कौन सी दर ज्यादा है? आर के घटने की दर ज्यादा है कि पी के बनने की दर? पी के बनने की दर ज्यादा है। कितनी गुनी है? दोगुनी। ये दोगुनी है, मतलब इसका आधा करेंगे तो अब इसके बराबर होगा। काफी लोगों को शायद समझ आ गया होगा क्यों डिवाइड किया जाता है। समझ पा रहे हैं अब आपको? तो ध्यान रखिए, यहाँ 2 रहेगा तो यहाँ 1/2 लिखना है हमेशा, 3 रहेगा तो 1/3 लिखना है। तो चलिए मैं दूसरे एग्जाम्पल पे आपको समझा रहा हूँ, ये नोट कर चुके हैं आप लोग, इसकी जरूरत नहीं है। गलत ना करना आगे, गलत ना करना, बताने के बाद भी लोग गलत करते हैं।
चलिए, लिखने से पहले आपसे मैं फार्मूला पूछ लूं, फिर मैं लिखूंगा। 3a बराबर 4b। फटाफट फार्मूला बताइएगा। जो नहीं पूछूंगा वो बोलिएगा फटाफट। आपकी तरफ से आंसर आना चाहिए। बताइए। ए के घटने की दर, ए के घटने की दर माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। बी के बनने की दर डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। घटने की दर में, बनने की दर में 3 और 4 का इस्तेमाल नहीं करना है। किसमें इस्तेमाल करना है? रेट ऑफ रिएक्शन में इस्तेमाल करना है। अब हमको ये बता दीजिए, रेट का फार्मूला ए से कैसे लिखेंगे? -1/3 डेल्टा अपान डेल्टा टी। और बी से कैसे लिखेंगे? 1/4 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी। याद रखिएगा। जब रेट लिखेंगे ना, तो 3 है तो 1/3 कीजिए, 4 है तो 1/4 रेट में लिखना है। इस अपीयरेंस में, डिसअपीयरेंस में नहीं लिखना है। तो रिएक्शन धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। ए प्लस 2b बराबर क्या लिखा है? 3c। रिएक्शन धीरे धीरे बढ़ती होती जाएगी, देखिएगा ध्यान से। हाँ, पहले आप फॉर्मूला बता दीजिए फटाफट। डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए, डिसअपीयरेंस ऑफ ए माइनस डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। डिसअपीयरेंस ऑफ बी माइनस डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। और अपीयरेंस ऑफ सी डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी। अब ये बताइए, रेट का फार्मूला ए से अलग लिखा जाएगा, बी से अलग लिखा जाएगा, सी से अलग लिखा जाएगा, सब अलग अलग लिखा जाएगा। बस यहाँ 3 है तो 1/3 लगाना है, 2 है तो 1/2 लगाना है, और ये तो वैसे रहेगा। ठीक है, तो मैं रेट का फार्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे। चलिए, ए में तो कुछ नहीं करना है, माइनस डेल्टा ए अपान डेल्टा टी। सब बराबर बराबर लिखना है, ए का अलग, ए से अलग, बी से अलग, सी से अलग, सबसे अलग अलग। बताइए बी से कैसे लिखा जाएगा? सब इक्वल इक्वल लिखना है। बोलिए। माइनस नहीं, -1/2 डेल्टा बी अपान डेल्टा टी इज इक्वल टू 1/3 डेल्टा सी अपान डेल्टा टी। सबसे अलग अलग लिखना है। कहाँ पे? अरे सॉरी सॉरी, ओके। हाँ ठीक है, तीनों से लिखना है, ए से अलग, सी से अलग। तो चलिए, एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, आप लोगों को इसी तरह रेट लिखना है। ठीक है, प्रैक्टिस करवा देते हैं। एनसीईआरटी के एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल ये है। हाँ, रेट का फॉर्मूला लिख दीजिए फटाफट से। ये सब एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, ध्यान दीजिएगा। चलिए लिखिए, एकदम वही लिखना है, कुछ नया नहीं है, वही चीज लिखनी है। कॉपी में लिखिए अपने, एकदम वही सेम लिखना है जैसे पहले लिखा था।
कितनी बार लिखना है फॉर्मूला बताइए? 3 बार। 3 बार समझ रहे हैं? एक बार किसके लिए? H2 के लिए, एक बार I2 के लिए और एक बार HI के लिए। 3 बार लिखना है, लिख डालिए। क्या लिखेंगे? माइनस, बोलिए, डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T बराबर, हाँ सब बराबर बराबर, जितनी बार उतनी बार बराबर, इज इक्वल टू बताइए, माइनस डेल्टा I2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, बोलिए, 1/2, 2 है तो 1/2 डेल्टा HI अपॉन डेल्टा T। सब अलग अलग लिखना है, सब अलग अलग, हाइड्रोजन का अलग, I2 का अलग, HI का अलग। तो ये पहला एनसीईआरटी का एग्जांपल था। दूसरा लिखिए सेकंड एनसीईआरटी का एग्जांपल। ठीक है, प्रैक्टिस करिए, फिर हम आपको सवाल पे लेके जाएंगे। हो गया, बहुत आसान है, लिखना है खाली। तो ये बताइए, आपने 3 बार इसको लिखा होगा, रेट इज इक्वल टू, क्या क्या लिखा है जल्दी बताइए, माइनस डेल्टा N2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू -1/3 डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू 1/2 डेल्टा NH3 अपॉन डेल्टा T। तो प्रैक्टिस हमने काफी करवा दिया है। अब आप सवाल देखते हो कैसे, आखिर कहोगे सर सवाल कैसे बनाते हो लोग, तो देखिए क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं पेपर में। क्वेश्चन देखिएगा, तो कई आपको हम फॉर्मूला लिखेंगे, सब लिखा होगा, आपको बस पहचानना है। हाँ ध्यान दीजिएगा, एक से ज्यादा आंसर सही होंगे। ठीक है, कई आंसर सही हो सकते हैं। आपको देखना है, खाली बताना है।
कौन कौन सा सही है बस ये बताइए। पहला गलत है, बोलिए पहला गलत है। क्यों क्यों? ये गलत है रेट का फार्मूला। क्या कमी है बता दो यहाँ पे 1/2 होना चाहिए, 1/2 होना चाहिए। अगर 2 है तो 1/2, तो ये गलत है, पहला वाला गलत है। दूसरा सही है ना? हाँ दूसरा सही है। तीसरा, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, और लास्ट वाला गलत है, क्योंकि NO2 में यहाँ 4 है तो यहाँ पे 1/4 होना चाहिए था, ये गलत है। ऑप्शंस दिए होंगे ना, बी से डी, ऑप्शन बना देंगे वो इसमें से, बी से डी। चलिए एक न्यूमेरिकल कीजिए और, ठीक है। हाँ एक बात और सुनना, यहाँ साइन अगर नहीं होता तो ये गलत था, ध्यान देना साइन भी जरूरी है, गुणांक भी, ये साइन नहीं होता तो गलत होता। और अगर इधर बाई चांस प्लस की जगह माइनस है तो भी गलत होता, आप इसमें कुछ हटा नहीं सकते, कुछ भी हटा नहीं सकते। चलिए एक ऑब्जेक्टिव सवाल करिए, आंसर लास्ट में इस आंसर को, हाँ लास्ट क्वेश्चन आंसर बताइएगा, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जो लोग नहीं किए हैं। हाँ कर लिया, चलिए लिखिए क्वेश्चन लिखिए। हाँ देखते हैं कितने लोग इसमें दिमाग लगा लेते हैं, आंसर देंगे आपको, ठीक है, 1 2 3 4 आंसर ठीक से बताइएगा। केवल एक आंसर सही होगा, चार में से कहीं नहीं, एक आंसर इसके लिए जो दिया है ना, इसके लिए कौन सा रिलेशन सही है। आपको थोड़ा अलग सा लगेगा सवाल, बट आप थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगा के आंसर बता सकते हैं, सोच के बताइएगा। नोट कर लीजिए पहले, फिर बता देते हैं। कुछ नया नहीं है, वही सवाल है जो आपको पढ़ा रहे हैं, इस समय जो पढ़ा रहे हैं वही चीजें, बस थोड़ा सा ध्यान, इन्होंने कुछ नहीं बस रिलेशंस बना दिए हैं, आपको बताना है सही रिलेशन।
आप कहेंगे सर 4 आ गया, 4 कहाँ से आ गया? आप कहोगे रिएक्शन में है नहीं, तो 4 आपको लाना पड़ेगा, नहीं है तो आएगा ना कहीं से। 4 नहीं आ रहा है तो आएगा, कुछ करेंगे तो आ जाएगा। ऐसे नहीं दिख रहा होगा आपको 4। देखो पेपर में कभी भी हल कीजिए ना, तो थोड़ा सा अपना जैसे ब्रेन इस्तेमाल कीजिए। ब्रेन का मतलब समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। असल में जानते क्या करना चाहिए, जो आपको लगे कि यार ये पूरा गए उसको काट दो, गलत है कि उसको काट दो। ये बताओ कि आंसर कभी हो नहीं सकता सही, क्यों नहीं हो सकता बता दो। आपको पता है एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव होना चाहिए था, ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, ये हो ही नहीं सकता आंसर, ये हो ही नहीं सकता, ये पूरी तरह से गलत है। और ये भी गलत है यार, क्योंकि इधर भी प्लस और इधर भी प्लस, ये हो ही नहीं सकता। जब भी आप फार्मूला लिखते हैं ना, तो एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव होता है, ये भी हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता आंसर। अरे यहाँ भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है, ये 4 कहाँ से है वो तो बाद की बात है, पहले तो आप काट दो ना। आप सभी जानते हैं जब ए का फॉर्मूला लिखता है, साइन यहाँ क्या लगता है माइनस, और यहाँ क्या लगता है प्लस। हमेशा वही रिलेशन सही है जिसमें एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव हो, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। नोट कर लिया आपने? आप बताएंगे ना 2 आंसर कैसे हमने हटा दिए, कैसे हमने 2 आंसर खत्म कर दिया। असल में रेट के फार्मूले में हमेशा एक तरफ नेगेटिव तो दूसरी तरफ पॉजिटिव होता है, तो ये तो गलत है, तीसरा चौथा गलत है, ये दूसरा ये तो गलत है। चलिए बताता हूँ, नोट कर लिया होगा आपने। देखो हाँ पूछोगे बताइएगा फटाफट, बस लास्ट में यही चीज है, बता सकते हो रेट का फार्मूला ए से क्या लिखेंगे बता दीजिए। बोलिए रेट का फार्मूला ए से, बोलिए रेट का, रेट का -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू, हाँ पूरा पहले लिख देते हैं, 1/1/2। नहीं समझ में आया? आया? अरे पूरा नीचे जाता है, ये पूरा नीचे जाता है, ये पूरी संख्या नीचे इंटू डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। इसको डायरेक्ट भी कर सकते, तो बताओ यहाँ 2 यहाँ रहेगा कि ऊपर जाएगा, ऊपर ऊपर जाएगा, तो इसको एक बार और आप लिख सकते हैं, और इसको लिखेंगे -1/2 डेल्टा ए अपॉन डेल्टा टी बराबर, ये 2 सबसे नीचे यानी सबसे ऊपर, 2 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी। भाई आंसर तो आप निकाल चुके हैं, लेकिन आंसर इस तरह से नहीं दिया है। आप बताओ यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, और वही वाला आंसर आपका मैच कर जाएगा। सी ऑप्शन था ना। हाँ 2 × 2, देखो ये क्रॉस करके गुणा कर दोगे तो आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल्स हम कराएंगे, हाँ अगली क्लास आइए तो जितना मैंने पढ़ाने इसको पढ़ के आइए। हाँ अच्छा किसी का गिर गया है, ठीक, नाम लिखा है, ठीक है हम बोलते रहे, जितना पढ़ा पढ़ के आएगा ठीक से, क्योंकि एकदम यही कंटिन्यू चलेगा आगे, ठीक है पढ़ के आएगा अच्छे से।